गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। टेंशन मत ले यार, वो अपने आप उठेगा, यहाँ के आएगा। चलो कोई बात नहीं, तू आ जा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग पढ़ ली हमने, प्राइस पढ़ लिया हमने। आज हमें पढ़ना है प्लेस। प्लेस में दो चीज़ है, एक फिजिकल मूवमेंट है और एक आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कैसे, एक मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ कि एक बार मान लो कोई एक मैन्युफैक्चरर था, सिर्फ फॉर एग्जांपल शूज़ का ही मैन्युफैक्चरर था, ठीक है। अब उसने कहा कि यार मुझे मेरा माल पूरे इंडिया में फैलाना है, मैं पूरे इंडिया में मेरा माल बेचना चाहता हूँ। और वो मैन्युफैक्चरर क्या था, नया था और उसकी व्यक्ति कोई ब्रांडिंग हुई भी नहीं थी, मतलब उसके ब्रांड को कोई जानता नहीं था। तो वो जिस भी शॉपकीपर के पास माल बेचने जाता ना, वो शॉपकीपर कहता कि यार मैं आपका माल खरीद लूँ और कोई मुझसे खरीदे ही नहीं तो मेरा तो सारा पैसा अटक जाएगा ना आपके चक्कर में। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने कहा आपको ये डर है कि अगर आप मुझसे माल खरीदोगे तो वो जो आपका पैसा है वो कहीं ब्लॉक ना हो जाए और माल आपका पड़े पड़े मतलब वेस्ट ना हो जाए। तो एक काम करो, मैं तो माल भेज देता हूँ, आप तो रख लो, खरीदो भी मत मुझसे। वो अगर आगे नहीं तो पीछे पैसे देने तो पड़ेंगे, मत देना पैसे। हम तो क्या करेंगे, महीने के महीने हिसाब कर लेंगे, आप तो माल रख लो, सिर्फ बिक जाए तो पैसे दे देना मेरे को, नहीं बिके तो माल वापस कर देना, ठीक है। कि कितने पैसे दूँ मैं आपको, कि यार आप अगर खरीदोगे मुझसे माल और फिर आगे बेचोगे तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड ऑन करोगे। उसने कहा कम से कम 10%। तो एक काम करते हैं, मैं आपको 10% ही देता हूँ, आप जितने में भी बेचो 10% का कमीशन आपका, 10% आप रख लेना, मुझे कितने लेना, 90%। अब इससे दो फायदे हुए उसको। एक तो इस बंदे को क्या फ़ायदा हुआ, इसको खरीदना ही नहीं पड़ा, फोकट में इसको इतना सारा माल आ गया बिना कैपिटल लगाए, और अब वो उसको बेच रहा है, कस्टमर से पैसे ले रहा है, अपना प्रॉफिट इसने 10% ही रखा। उस मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा हुआ कि उस मैन्युफैक्चरर को क्लाइंट को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये ऑफर को जिसको भी दे हर कोई मान जाए कि हाँ यार फोकट में माल छोड़ के जा रहे हो तो क्यों मना करेगा, छोड़ जाओ, बेच देंगे तो बिकेगा, नहीं बिकेंगे तो ले जाना वापस, लाने ले जाने का खर्चा भी किसका है, तुम्हारा। तो इसमें अब उसने जितने भी डीलर्स को अपने साथ जोड़ा ना, इसको अपन बोलते हैं कंसाइनी। क्या बोलते हैं? तो ये कंसाइनर कंसाइनी का रिलेशनशिप होता है, जिसमें जिसका माल होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल, जिसके पास पड़ा हुआ रहता है वो कहलाता है एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल का नाम क्या होगा, कंसाइनर, एजेंट का नाम क्या होगा, कंसाइन। इसमें जब अब प्रिंसिपल ने माल एजेंट को भेजा तो सिर्फ माल सेंड किया है, उसको बेचा नहीं। जब भी हम गुड्स के बारे में बात करेंगे उसमें दो चीज़ आएगी, एक उसका फिजिकल पोजीशन और दूसरा उसकी ओनरशिप। जब हम एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचता है तो वो बेच देता है भाई, माल बेच देता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड किसकी हो जाती है, होलसेलर की। माल आपका है, माल के साथ कुछ डैमेज होगा तो किसका होगा, आपका होगा। कम में बेचो, ज़्यादा में बेचो, आप जानो, आपका काम जाने। तो माल भी आपका और माल का मालिकाना अधिकार भी आपका। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ माल दिया, मालिकाना अधिकार नहीं दिया। मालिकाना अधिकार आपका नहीं है, माल का पोजीशन आपके पास है, नहीं बिका तो मैं वापस ले जाऊंगा जब मर्जी चाहूँगा तब, और वो माल दिखाएगा भी ऐसे ही, अकाउंटिंग में भी ऐसे ही दिखाया जाएगा। ये कंसाइनर यूँ दिखाएगा कि मेरा बहुत सारा माल मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, कुछ माल उस एजेंट के पास भी पड़ा हुआ है, तो वो एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट असेट किसका माना जाएगा, कंसाइनर का। कंसाइनी भी यही कहेगा कि ये जो माल मेरे पास है ये मेरा है ही नहीं, तो इसकी बुक्स में तो वो दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को, दो चीज़ देखी ना अपन ने, एक पोजीशन और दूसरा ओनरशिप। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ पाथ, वो वे throughout which ownership as well as possession of the goods passes from the producer to the consumer।
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहेंगे सर? उस रास्ते को जिससे ओनरशिप और पोजीशन किसके पास पहुंचता है? मैन्युफैक्चरर से पहुंचता है और किसके पास तक? कस्टमर तक। मीन्स सर अब ये जो एजेंट हमने बनाया जिसको आप कंसाइनी कह रहे हो, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। पर सर उसके पास तो ओनरशिप आई नहीं थी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनरशिप उसके पास आनी ज़रूरी है, उसके पास सिर्फ पोजीशन ही आया, लेकिन जब उसने कस्टमर को बेचा तो कस्टमर को तो ओनरशिप और पोजीशन दोनों दिए ना उसने, समझेंगे नहीं? तो जिस चैनल के थ्रू ओनरशिप और पोजीशन प्रोड्यूसर से कहाँ पहुँच जाए? कस्टमर तक। वो रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हम कहेंगे इंटरमीडियरीज। क्या बोलेंगे? ठीक है। और वो पूरा रास्ता बनेगा हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। दे आर दोज सेट ऑफ फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल दैट टेक टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग टाइटल। दोनों चीज अलग अलग है। एक जो टाइटल ले लेते हैं, टाइटल मतलब ओनरशिप, मतलब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेच दिया, अब उसका हो गया, वो किसी को भी बेचे। और दूसरा असिस्ट इन ट्रांसफरिंग टाइटल, उस कंसाइनी ने टाइटल लिया नहीं, सिर्फ टाइटल आगे पास ऑन करने में क्या करा? असिस्ट किया। ठीक है। टू पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस मूव्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ठीक है। अब यार ये कुछ जनरल पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है और नॉर्मल याद रखने तरीके हैं। मान लो अगर ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो आपका हाल, आपकी लाइफ कैसी हो? अगर बीच के मिडिल मैन, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर्स ये नहीं हो तो हमें हर चीज़ खरीदने कहाँ जाना पड़े? फैक्ट्री। कितना मुश्किल हो जाए। तो पहला तो ये क्या देते हैं? इट प्रोवाइड्स इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स। आपके बहुत सारे एफर्ट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नहीं तो आपको अब वो फॉर्चून, आपके घर में जो ऑयल आता है फॉर्चून का ऑयल, वो बूंदी रोड पर उसका प्लांट है, तेल खत्म हो जाए तो तेल लेने कहाँ जाना पड़े? बूंदी रोड। अभी तो यहाँ सामने ही तेल का व्यापारी है, यहीं से जाके ले लेंगे अब। इट हेल्प्स टू कवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। हर कोई चल जाएगा बूंदी रोड तक तो वो तो बेच ही नहीं पाएगा, बूंदी बूंदी में अपना माल बेच पाएगा। तो फिर वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करने में ये लोग हेल्प करते हैं। वो जूते का जो व्यापारी था उसने जो अपने पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क फैलाया, किसके थ्रू फैलाया? एजेंट के थ्रू ही तो फैलाया, नहीं तो वो माल इतना बेच ही नहीं पाता। तो ये क्या कर रहे हैं? लार्ज एरिया कवर करने में हेल्प कर रहे हैं। इट ब्रिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर्स। सर दोनों चीज एक ही तो हुई, दोनों का एस्पेक्ट अलग अलग है। एक है इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स, हमारी मेहनत बच गई, और दूसरा हमारे लिए कन्वीनियंस हो गया। कैसे? कि अब यार तेल हो, दाल हो, चावल हो के मसाला हो, हर कोई एक ही जगह पे मिल जाता कि नहीं मिल जाता? अगर नहीं हो तो तेल लेने तेल की फैक्ट्री पे जाओ, मसाला लेने मसाले की फैक्ट्री पे जाओ, कितना भागना पड़ जाए। अब ये सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाती है तो हमें भी क्या रहता है? कन्वीनियंट रहता है। फिर अगला फायदा इसका, इट सर्व एज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। कि ये जो हमारे चैनल पार्टनर्स है ना, रिटेलर और होलसेलर, ये हमारे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने जब पाइप की फैक्ट्री स्टार्ट करी तो पाइप कैसा बनना चाहिए, उस पाइप में क्या क्या कमियां हैं जो हमें दूर करनी चाहिए, ये हमें कौन बताएगा? वो पाइप काम आता था किसानों के, तो मैं किसानों के खेत पे जाके सर्वे थोड़ी करूँगा। तो मैं किससे मिलता था? इन रिटेलर से। कि सर अभी आप जो पाइप बेच रहे हो वो कौन सा बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, कौन सी चीज़ें पाइप में लोग प्रेफर करते हैं, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो जो मेरे पाइप में हो तो जल्दी बिकेगा, क्वालिटी कितने लेवल तक होनी चाहिए। फिर हमने जब पाइप बना के बेचना चालू किया तो बेचने के बाद भी मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता था कि इस पाइप में कोई कमी आ रही है क्या, इसको और बेटर तरीके से बना सकते हैं क्या। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कस्टमर के साथ तो वो लोग ही जुड़े हुए ना, हम थोड़ी जुड़े हुए, तो कस्टमर से सारी मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेके वो हमें पास ऑन करते थे। तो दे सर्व एज एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्केट, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। ठीक। अब सर कितने तरीके के चैनल होते हैं? वैसे आज के ज़माने में अब चैनल बहुत सारे हो गए, लेकिन आपको बेसिक चैनल्स पढ़ाए गए हैं। तो पहला है डायरेक्ट चैनल, जिसको बोलते हैं जीरो लेवल। जीरो लेवल दिखती सी बात, कोई नहीं है ना हमारे बीच में। प्रोड्यूसर डायरेक्टली किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। जैसे आपका मैकडी, डोमिनोज, जहाँ बनेगा वहीं बेच देगा, किसी को बीच में रखेंगे नहीं अपन। ठीक है। या फिर आपका फ्लिपकार्ट वाला, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ही अब उसमें एज अ सेलर रजिस्टर हो जाता है। फ्लिपकार्ट वाला ऑर्डर लेके मैन्युफैक्चरर को देता है और मैन्युफैक्चरर अपने आप ही क्या कर देता है? डिलीवर कर देता है।
ठीक है। आपका टीवी पे होम शॉप 18 करके एक प्रोग्राम आता है, टेलीविजन मार्केटिंग बोलते हैं उसको। तो जितने वो अपने प्रोडक्ट की वहाँ पे 1.5-2 घंटे की एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, नीचे टेलीफोन नंबर लिख देते हैं, आप टेलीफोन कर दो, वो आपको क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। टेलीफोन मार्केटिंग, वो आपको कॉल कर करके, सॉफ्टवेयर वाले, हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर वाले हमें कॉल कर करके परेशान करते हैं कि सर हमारे सॉफ्टवेयर इतने का है, इतने का, इतने का है। फ़ोन पे ही डायरेक्टली सॉफ्टवेयर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं कि सर आप वो कौन सा आने लग गया यार, पहले तो टीम व्यूअर आता था, अब कौन सा आता है, नहीं टीम व्यूअर के एनीडेस्क सुना है, कौन एनीडेस्क का नाम सुना है? एनीडेस्क, ANYDESK, एनीडेस्क। हाँ, क्या होता है एनीडेस्क से, क्या होता है? मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्या बोल रहा है ये पृथ्वी? सही कह रहा है कि मेरे को आपके सिस्टम का एक्सेस चाहिए, तो एनीडेस्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स अब वो सॉफ्टवेयर बेचने वाले को मेरे पीसी पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, मेरे पीसी में कुछ भी करना हो, तो उसको यहाँ फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहेगा सर एनीडेस्क पे कनेक्ट कर लो, तो मैं एनीडेस्क पे कनेक्ट करूँगा, तो मेरा सिस्टम वो वहाँ से उसके सिस्टम से चला सकता है आराम से। तो आज सारे सॉफ्टवेयर अब एनीडेस्क के थ्रू ही बेचे जा रहे हैं कि सर आपको सॉफ्टवेयर के लिए डेमो चाहिए, तो ये देखो एनीडेस्क पे कनेक्ट हो जाओ, मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर दिखा दूंगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड मार लेना, मैं आपका इंस्टॉल भी कर दूंगा, सारी प्रॉब्लम्स वो वहीं पे वहीं सॉल्व कर देता है। मीन्स आपके घर में अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप है और वो लैपटॉप में डेस्कटॉप में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो आप मेंटेनेंस वाले को पहले घर बुलाते थे, घर बुला के वो देखता था, इतनी दूर से आता देखता, छोटी सी कमी होती थी वो ठीक करके चला जाता था। अब वो घर नहीं आएगा, अब वो इस एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के थ्रू वहीं पे बैठे बैठे आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेगा, आपके सिस्टम को पूरा रिव्यू कर लेगा। मतलब एक तरीके से डॉक्टर वीडियो कॉल पे रिव्यू कर रहा है पूरा, और वहीं से सबको ठीक भी कर देगा। तो ये सॉफ्टवेयर वाले डायरेक्टली अब क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इसमें उनको कोई मिडिलमैन, कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कौन सा बना, जीरो लेवल। द मोस्ट सिंपल एंड शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज direct distribution, where the goods are made directly available by the manufacturer to customers without involving any intermediary. A straight and direct relation is established between the manufacturer and the customer. जैसे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा चैनल है, ये भी तो डायरेक्ट ही हुआ, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? हाँ, तो सर्विसेज डायरेक्ट हुआ ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि सर्विसेज सारी ही डायरेक्ट हो, सर्विसेज इनडायरेक्ट वे में भी होती है। अर्बन कंपनी जानते हो, आपके घर में इलेक्ट्रीशियन वगैरह चाहिए, तो वो आपको, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दो, वो आपको इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर भेज देंगे और वो आपको सर्विस देके जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कंपनी को, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी और को, वो काम करके चला गया। ठीक है। मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कितने तरीके के हैं? सेलिंग गुड्स थ्रू ओन रिटेल आउटलेट्स। ओन रिटेल आउटलेट जितने भी आप पूमा, एडिडास, रिबॉक के रिटेल आउटलेट्स देखते हो वो। मेल ऑर्डर सेलिंग, बुक्स ऑफ ऑथर मेल के थ्रू आ जाती है, पोस्ट के थ्रू आ जाती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर दे दो वो मेल कर देंगे। इंटरनेट सेलिंग, फ्लिपकार्ट और ईबे। सेलिंग थ्रू ओन सेल्स फोर्स, पर्सनल सेल्समैन जो घर डोर टू डोर जाके चीज़ें बेचता है। एग्जाम्पल दे देगा यूरेका फॉक्स, वाटर प्यूरिफायर आता था इनका। टीवी सेलिंग ऐड चलता है टेलीविजन पे, मोबाइल नंबर चलता है, आप मिस कॉल करो, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा और आ जाएंगे घर पे। टेली मार्केटिंग, टेलीफोन कर करके चीज़ें सेल करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड कॉल सेंटर्स। अगला है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में ये लोग जिस लेवल तक जाते हैं, बेसिक लेवल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनडायरेक्ट चैनल और भी वास्ट हो चुका है, इनके लिए सिर्फ 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल है। 1 लेवल पीछे से चालू करेंगे कि मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को माल बेच रहा है, तो किसके थ्रू, डायरेक्टली रिटेलर के थ्रू। तो ये क्या हुआ, 1 लेवल। मैन्युफैक्चरर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। 2 लेवल, रिटेलर के पहले एक और जुड़ जाएगा, कौन है वो, होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को। 3 लेवल, होलसेलर के पहले एक और डिस्ट्रीब्यूटर कह दो, या फिर आप कह दो उसको एजेंट। ठीक है।
अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक दो स्टेप और आ चुका है। आज के करंट वर्ल्ड में एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होने लग गया। उनके पहले भी एक आता है सुपर स्टॉकिस्ट। जैसे आपके जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं ना, मैगी, चिप्स, ये सब कैसे बेचते हैं वो लोग कि इनकी पहले तो पूरे इंडिया में रीजन को कवर करने के लिए 4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होगी। इन 4 फैक्ट्री से इन्होंने एरिया बांट रखा होगा। अब ये क्या करेंगे, हर छोटे छोटे एरिया में एक सुपर स्टॉकिस्ट बनाएंगे। सुपर स्टॉकिस्ट का काम क्या है, उसको कोई माल बेचना करना नहीं है, उसको तो सिर्फ स्टॉक मेंटेन करके चलना है। ये लोग अपना सारा बनाया हुआ माल बड़े बड़े ट्रक्स में उसके पास भेज देंगे, वो अपने गोडाउन भर के रखेगा। और ये मैन्युफैक्चरर ही अपने सेल्समैन दौड़ाएंगे, वो इनसे डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेके आएगा, ऑर्डर आएगा, इनको बस माल पैक कर करके भेजना है। अब सुपर स्टॉकिस्ट के बाद कौन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है एजेंसीज। मतलब एक सुपर स्टॉकिस्ट हुआ ना, मान लो हमारा जतिन सुपर स्टॉकिस्ट है, कौन सी कंपनी का, डायमंड चिप्स का है ये, तो अब ये किसी और का स्टॉकिस्ट नहीं बन सकता। इसके पास सिर्फ डायमंड चिप्स का ही काम माल उतरेगा, लेस वेस का माल ही नहीं रख सकता। फिर ये एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एजेंसी में क्या है कि मान लो मनन जयपुर का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसको डायमंड चिप्स वालों ने एजेंसी दे दी। मनन चाहे तो डायमंड चिप्स के साथ लेस चिप्स की भी क्या ले सकता है, एजेंसी ले सकता है। तो ये क्या हो गया उनका डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा, होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। इवन इसमें भी जितना छोटा आइटम होता है ना, जितना छोटे रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, जितना छोटा आइटम होगा उतनी ही चेन क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। हो सकता है कि जयपुर में ही एक माल आए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए होलसेलर, होलसेलर के पास से जाए बड़े रिटेलर, बड़े रिटेलर के पास से जाए छोटे रिटेलर, छोटा रिटेलर किसको बेचेगा, ये कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से चेन लंबी चलती है। हाँ, अब आप टुकड़े कितने भी करो, छोटा रिटेलर, बड़ा होलसेलर, छोटा बड़ा कुछ भी करता रहो, हमारे बुक्स में 3 ही है, रिटेलर, होलसेलर और एजेंट। ठीक है, तो 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। आप एप्लीकेबिलिटी समझो कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए। तो 1 लेवल कौन यूज़ करता है, ये आपके सारे कार के डिस्ट्रीब्यूटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा, ह्यूंडई, तो ये लोग क्या होते हैं, 1 लेवल यूज़ करते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है उसने हर सिटी में अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं। जैसे आपको अगर टाटा चाहिए तो चंबल मोटर्स के पास टाटा है, कमल ऑटो के पास भी टाटा की एजेंसी आ गई है अब, तो टाटा के 2 डीलर हैं। ह्यूंडई की कोई कार चाहिए तो कोटा में ह्यूंडई के 3 डीलर हैं। ठीक है, तो आप इन डीलर के पास जाओगे, ये मैन्युफैक्चरर से कार मंगाएंगे और आपको दे देंगे। तो ये कितना किस पे वर्क करता है, 1 लेवल पे वर्क करना है। फिर अगला 2 लेवल। 2 लेवल में कौन है, सोप, ऑयल, क्लोथ, राइस, शुगर एंड पल्सेस, ये लोग 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। पहले बड़े होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने काम चालू किया था, उसने बहुत छोटा सा वर्कशॉप डाला था, एक काम कोई प्रोडक्ट बना रहा था, एक्स प्रोडक्ट, तो उसने अपना माल फैलाने के लिए वो सबके पास जाने लगा। मतलब उसको दिखे कि मान लो वो मार्कर बनाता है, तो जो लोग भी मार्कर बना रहे हैं ना, सबके पास जा जाके मार्कर बेचे। तो उसने एक छोटे छोटे रिटेलर को भी मार्कर बेचने लग गया। जब उसके नंबर ऑफ कस्टमर, उसके कस्टमर मतलब वो रिटेलर्स बहुत सारे हो गए, तो उसने देखा कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दूँ कि सेल्स पे ध्यान दूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उतनी ज़्यादा हेडेक है, सबसे रिकवरी करनी, सबका टाइम पे ऑर्डर पहुंचाना, पैकिंग करना अलग अलग। तो जब उसका काम बहुत ज़्यादा फैल गया तो उसने कहा कि यार अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी छोटे छोटे लोग मुझसे माल लेते हैं ना, उन सबको मना कर देता हूँ और मैं मेरे जो अब डिस्ट्रीब्यूटर बना देता हूँ या होलसेलर बना देता हूँ। अब मैं डायरेक्टली होलसेलर को ही माल दूंगा और उस रीजन का कोई रिटेलर मेरे पास आएगा ना, तो उसको बोल दूंगा कि मेरे नाम से होलसेलर से ले लो, आपको रेट सेम पड़ेगी। एग्जाम्पल समझ रहे हो, मान लो अगर मेरा प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस 150 रुपये है और मैं रिटेलर को 120 में बेचता था, तो मैंने क्या कहा कि यार ये 6 रिटेलर एक ही एरिया के हैं, तो इन 6 में से एक को चूज़ कर लिया कि अब मैं पूरा माल मैं आपके यहाँ उतार दूंगा, 100 रुपये में दूंगा आपको, जिसको मैं कहूँ उसको कितने में दे देना, 120 में दे देना। तो इनके लिए भी कन्वीनियंट है।
पहले तुम 120 में मुझसे मंगाते थे, अब डायरेक्टली उससे ले लेना, मैं बात कर लूँगा। तो 120 में वो देगा भाई तेरे को तो माल 100 रुपये में बिक रहा है, तो अभी 20 रुपये इससे भी कमा रहा है, और रिटेल में बेचेगा तो 50 रुपये जो कमाएगा सो कमाएगा इसे, ठीक है। तो मेरा काम आसान हो गया ना, 6 के बदले में अब कौन आ गया, 1 ही आ गया। तो ये मैं कहाँ पे चला गया, होलसेलर पे चला गया। अब मान लो ऐसे ही होलसेलर मेरे बहुत सारे हो जाएंगे, हर सिटी में हर एरिया में मेरे होलसेलर होने लग गए, तो मैं होलसेलर के लिए भी क्या करूँगा, अब उन सारे होलसेलर में से एक में एजेंट बना दूँगा, जिसको बोला जाता है सोल सेलिंग एजेंट। अब सर मेरा सारा माल 95 रुपीज़ में आपके पास आ जाएगा। अब बाकी के होलसेलर को आप देना, वो होलसेलर को आप 100 में देना, वो होलसेलर रिटेलर को 120 में देंगे, रिटेलर कस्टमर को कितने में दे देगा, 150 रुपये में, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा होता जाता है, कस्टमर का काउंट बढ़ता जाता है, तो हेडेक कोई नहीं लेना चाहता, अपने नंबर ऑफ हेड्स, अपने कॉन्टेक्ट पर्सन को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। पहले अकेला डील करता था सारे रिटेलर्स के साथ, अब वो होलसेलर के साथ डील नहीं करने लगा, फिर एरिया वाइज किसके साथ डील करने लगा, एजेंट के पास। तो जितना छोटा प्रोडक्ट होगा, कम वैल्यू का प्रोडक्ट होगा, जितना ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होगा, चेन हमारी उतनी ही क्या होगी, महंगी होगी, ठीक है, उतनी लेंदी हमारी चेन होती जाएगी। तो एक दो फैक्टर्स आपको बताता हूँ कि जब केस स्टडी आए और आपसे पूछा जाए कि आप क्या प्रेफर करते हो, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल, तो आपको इन फैक्टर्स के बेसिस पे जवाब देने में आसानी रहेगी। जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज में काम में आता है कि कंज्यूमर को कंज्यूम करने में काम में आता है। अगर इंडस्ट्रीज में काम में आता है तो फिर आप क्या बनाओ, शॉर्टर चैनल बनाओ, डायरेक्टली इंडस्ट्रीज के पास जाओ, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स आपके क्या होंगे, कम होंगे। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो फिर तो कंज्यूमर्स तो बहुत सारे होंगे, तो चैनल कौन सा होना चाहिए आपका, लॉन्गर होना चाहिए। देन साइज ऑफ मार्केट, कि जो प्रोडक्ट आप बेचते हो, एग्जांपल कि एक आप बेच रहे हो रोल्स रॉयस कार, और एक आप बेच रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा टुक टुक। अरे तुमने अभी ऑटो रिक्शा देखे ना इलेक्ट्रिक वाले, तो दोनों में साइज ऑफ मार्केट में फ़र्क है कि नहीं है, नंबर ऑफ बायर्स कितने होंगे, रॉयल्स के साथ गिनती के, तो उसमें एजेंट, होलसेलर, रिटेलर बना के क्या करोगे। लेकिन वो ऑटो रिक्शा तो आप 500 रुपये दिन के किराए पे मिलने लग गए, तुम्हारे लिए अगर कुछ बने नहीं तो 500 रुपये किराए पे ऑटो पे लो, दिन भर घुमाओ, 1500 रुपये कमाओगे, 500 उसको दे देना, 1000 रुपये अपने। चलाना भी आसान है, रेस देना है, ब्रेक मारना है, बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये किराए पे आती, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। शो नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर। सुन लो, अरे सब ने अपने सपने संजोने लग गए, कुछ रोल्स रॉयस पे रुक गए, कुछ ने टुक टुक की भी प्लानिंग कर ली। शोक इसलिए पढ़ा लिखे रहेंगे तेरे को घर वाले। बेटा नेक्स्ट सुनो, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन मतलब आपका जो टारगेट कस्टमर है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, तो आपको चैनल क्या चाहिए, शॉर्टर चाहिए, क्योंकि आपको वो छोटा एरिया कवर करना है। लेकिन आपका जो टारगेट कस्टमर है वो स्कैटर्ड है, मतलब अलग अलग डिफरेंट जगह पे रहता है, हर जगह मिलता है, तो फिर आपको क्या चाहिए भाई, लॉन्गर चैनल चाहिए। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, कि अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। जैसे मैंने बताया था वो गुजरात में जूस की फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़े जूस बनाते हैं, लेकिन क्या है, पेरिशेबल है, तो उनको कौन सा चाहिए, शॉर्टर। पेरिशेबल नहीं है तो फिर कौन सा चाहिए, लॉन्गर। देन यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। यूनिट वैल्यू मतलब आपका जो प्रोडक्ट है महंगा है, एक प्रोडक्ट 1 लाख का आता है, या फिर सस्ता है, एक प्रोडक्ट 10 रुपये का आता है। तो जब छोटा सा प्रोडक्ट है तो आप कहाँ भागोगे उसके लिए,
तो क्या चाहिए, लॉन्गर चैनल चाहिए। और महंगा प्रोडक्ट है तो फिर क्या चाहिए आपको, शॉर्टर चैनल चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट मतलब आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको यूज कर पाना कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर को यूज कर पाना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप इनको रिटेलर्स के थ्रू नहीं बेच सकते क्योंकि उनका आपको सिखाना पड़ेगा। तो इसमें चैनल कौन सा चाहिए आपको, शॉर्टर चाहिए। जैसे आप ये IFP देखना, ये IFP आपको नॉर्मल शोरूम में लटका हुआ दिखेगा ही नहीं। आपके जो टीवीज वगैरह हैं वो तो अब हर सिटी में मल्टीपल शोरूम्स होते हैं। कोटा में IFP का एक भी शोरूम नहीं, जबकि कोटा एजुकेशनल हब है, यहाँ का शोरूम एक भी नहीं। जो भी है वो एजेंट बने पड़े हैं कि हाँ हम मंगवा देंगे, लेकिन खरीद के किसने भी नहीं रख रखे, क्योंकि इनको बेचने के लिए इनकी क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पूरा सिखाना पड़ता है फैकल्टीज को। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो भाई इसका चैनल जो होता है वो कौन सा होता है, शॉर्टर होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं है, टीवी लैपटॉप, तो चैनल कौन सा है उसका, लॉन्गर चैनल है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग है, खुद के रिटेल आउटलेट्स खोल सकती है, शॉर्टर। कंपनी के पास इतना पैसा है कि हर शहर में अपना रिटेल शोरूम डाल सकती है, तो कौन सा है भाई, शॉर्टर। आप कर ही नहीं सकते तो फिर कौन सा रखोगे आप, लॉन्गर। आपको बीच में क्या रखाने पड़ेंगे, एजेंट रखने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल के होता क्या है कि जब हम ये पाइप वाला काम कर रहे थे ना, तो मैं एक डीलर को देता था। अब मुझे तो क्या चाहिए यार, मेरा माल बिकना चाहिए, तो मैं एक डीलर को देता था। वो डीलर बहुत अच्छा माल खरीदता था मुझसे, लगभग कहता था कि सारा ही खरीद लूँगा। अब मेरे को एक नए कस्टमर का फ़ोन आया, नए कस्टमर का फ़ोन आया तो उसने मुझे कहा कि भाई साहब मैं इतनी क्वांटिटी खरीद लूँगा। तो मैंने ना उसको डीलर को सेम रेट बोल दी। मान लो मैं 68 रुपीज़ में इसको दे रहा हूँ, तो उसको मैंने 68 रुपीज़ में ही बोल दिया। और पहले वाले डीलर को ये बात पता पड़ गई, उसने भी मुझसे माल खरीदना बंद कर दिया और बहुत झगड़ा किया कि तुमने पूरा मेरा मार्केट बिगाड़ दिया, मैं तो अब तुमसे 68 में खरीदी, कितनी मेहनत करके मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट का मार्केट बनाया, अब तुमने उसको बेच दिया, कस्टमर उसके पास जा रहे हैं, मेरी तो मेहनत ख़राब हो गई, वो मुझसे 2 रुपये सस्ते में माल बेच रहा है। तो बहुत झगड़ा हुआ। तो मेरे को समझ में आया कि यार हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में तो मैं मेरा माल सबको बेच भी नहीं सकता। सोच समझ के डीलर बना के हमें माल बेचने पड़ेंगे, नहीं तो ये लोग प्रोडक्ट का क्या कर देते हैं, कचरा कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में ऐसा ही होता है। कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में क्या होता है कि कस्टमर जब रेट पूछता है ना, तो मेन चीज़ की रेट पूछता है, किसी एक चीज़ की, लेकिन चाहिए होते हैं उसको बहुत सारे। जैसे आपका अगर घर बनेगा, आपको प्लम्बिंग का काम करवाना है, तो आप सिर्फ पाइप की रेट पूछोगे, फिटिंग की रेट थोड़ी पूछोगे। जो इतने सारे अलग अलग सॉकेट्स लगते हैं उनकी रेट कोई नहीं पूछता, तो पाइप की रेट पूछते हैं। तो ये व्यापारी शाणे लोग क्या करते हैं कि पाइप तो जितने में खरीदते हैं ना, उससे भी 10 रुपये सस्ती रेट बता देते हैं और फिटिंग में ग्राहक को उधेड़ देते हैं। तो मैं अब मेरा पाइप सबको दे भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो पाइप का रेट है वो उसका क्या हो जाता है, कचरा हो जाता है। तो यार ये मेरा कंट्रोल मेरे प्रोडक्ट में से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अगर मुझे कंट्रोल रखना है तो फिर चैनल कौन सा चाहिए, शॉर्टर। और कंट्रोल जैसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर चैनल कौन सा चाहिए, मुझे लॉन्गर चाहिए। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बल्क में बिकता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिकता है, तो फिर चैनल कौन सा चाहिए, लॉन्गर। और अगर बहुत कम क्वांटिटी में बिकता है तो फिर क्या चाहिए, शॉर्टर। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मशीन लाया मैं मेरी फैक्ट्री के लिए, 50 लाख की एक मशीन है। एक मशीन लाए आप वो आयरन वाली अपने घर के लिए, तो जब भी कोई डीलर ये मशीन खरीदेगा तो वो 100 पीस 200 पीस खरीदेगा। और जो हम मशीन खरीद के ला रहे हैं वो उसकी साल में एक भी बिक जाए तो बहुत है। तो वो अपना चैनल कैसा रखेगा, शॉर्टर। और वो आयरन मशीन वाला कितना रखेगा, लॉन्गर। ठीक है। देन है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो रिसेशन पे है कि बूम पे है।
बूम पे है मतलब सबके पास बहुत पैसा है, रिसेशन पे है मतलब मंदी चल रही है। तो जब मंदी चल रही हो तो अब लॉन्गर रखूँगी शॉर्टर रखूँ? शॉर्टर, क्योंकि लॉन्गर में तो सबके ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस रेट क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं, तो फिर क्या रखेंगे? शॉर्टर। और अगर बूम पे है तो फिर क्या रखेंगे अपन? लॉन्गर। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय बाय।